सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्यखंड की कविता अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला कवि का उपनाम है। ये छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। इन्होंने श्रृंगार, प्रेम, देशभक्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत अनेक कविताएं लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु में पृथ्वी पर फैली मादक सुंदरता का सजीव चित्रण कवि ने किया है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो यह कविता लिखी है, इसमें इसका शीर्षक ही है अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाहित होना, समाविष्ट होना, समा जाना। तो कवि कह रहे हैं कि समा नहीं रही है। शीर्षक से ही हमें स्पष्ट है कि कोई चीज ऐसी है जो इस पृथ्वी पर और हमारे तन मन में समाविष्ट नहीं हो पा रही है, अर्थात उसके लिए ये पृथ्वी और हमारा तन मन भी कम पड़ रहा है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तनसट नहीं रही है। प्रकृति की इतनी सुंदरता को देख करके कवि को ऐसा लगता है कि जो फागुन की आभा है, फाल्गुन का महीना जो कि वसंत ऋतु का महीना होता है। हमारे भारत में 6 ऋतुओं को मान्यता प्राप्त है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। तो 6 की 6 जो ऋतुएं हैं 2-2 महीने के अंतराल की होती हैं। और वसंत ऋतु के जो 2 महीने हैं वे हैं फाल्गुन और चैत्र। तो इसे यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से समझें तो ये मार्च और अप्रैल के महीने होते हैं। आधा इसमें, आधा क्या आप समझिए कि फरवरी का भी आधा होता है, फिर मार्च होता है और आधा होता है अप्रैल का। तो इस तरह से 2 महीने की ये ऋतु होती है। फाल्गुन के महीने में होली का त्योहार होता है और चैत्र के महीने में नवरात्रे होते हैं। तो इस प्रकार से 2 महीने की जो ये ऋतु है इसे वसंत ऋतु का नाम दिया गया है। तो कवि ने इसी वसंत ऋतु की आभा मतलब शोभा, सुंदरता, मनोहरता, तो इसकी ही मनोहरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो फागुन की आभा है, फागुन की सुंदरता है, वह तन में सट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है। किसके तन में नहीं समा रही है? 2 अर्थ हैं यहाँ पर। एक तो पृथ्वी के तन में, क्योंकि जो पृथ्वी का शरीर है, पृथ्वी की जो रचना है, जो बनावट है, उस पर इतनी सुंदरता फैली है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर चारों ओर सौंदर्य इस प्रकार बिखरा पड़ा है कि ऐसा लगता है मानो पूरी पृथ्वी भी उस सुंदरता के लिए कम पड़ गई है। और दूसरा अर्थ है कि हमारा जो तन मन है, हमारा जो शरीर है, वह भी उस सुंदरता को देखकर इतना प्रफुल्लित, इतना आनंद मग्न हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे भी तन मन में वह सुंदरता समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ पर कवि वसंत ऋतु को ही संबोधित करके कहते हैं कि जब तुम सांस लेते हो, कहीं पर भी सांस लेते हो, और सांस हम किससे लेते हैं? हवा से। तो यहाँ भी कवि ने हवा को ही कहा है कि जैसे ही हवा चलती है वसंत ऋतु में, धीमी धीमी मंद सुगंधित जो हवा बह रही है उसके विषय में कह रहे हैं कि जो हवा चल रही है तो ऐसा लगता है कि आप उस हवा से, कौन? बसंत, आप उस हवा से सांस ले रहे हो। और जब तुम कहीं भी सांस लेते हो, अर्थात मंद सुगंधित पवन चलता है, तो घर घर भर देते हो, घर घर में सुगंध भर देते हो। घर घर में सुगंध भर देना मतलब पृथ्वी का कोना कोना सुगंधित
हो जाता है। और उड़ने के लिए नभ में तुम, नभ में आकाश में, आकाश में उड़ने के लिए तुम पर कर देते हो। यहाँ पर के दो अर्थ हैं। एक है पर माने पंख और एक है पर माने कल्पनाएं। तो यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग है। तो कवि कह रहे हैं कि आकाश में उड़ने के लिए तुम पर कर देते हो। पूरा आसमान खाली बहुत सुंदर नीला दिखाई देता है और उसमें पक्षी आनंदित होकर के उड़ान भरते हैं। और दूसरा अर्थ है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, या कवि कहते हैं कि हम स्वयं भी, हमारे मन में भी इतनी सुंदरता को देखकर और आसमान में पक्षियों को उड़ता देख करके हम भी कल्पना रूपी आकाश में विचरण करने लगते हैं। अर्थात हमारे मन में भी नई नई कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। कवि की कल्पनाएं, जब नई नई कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है, नई नई कविताओं की रचना होती है। तो इसीलिए कवि ने कहा है यहाँ पर कि हम नई कल्पनाओं के द्वारा जैसे आकाश में विचरण करने लगते हैं, यानी कि पक्षियों के साथ हम भी उड़ने लगते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं इतनी सुंदरता से जब मैं अपनी आंखें हटाना चाहता हूं तो मेरी आंखें उस स्थान से हटना नहीं चाहती हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। जिस समय वसंत ऋतु होती है तो पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं। तो जब नए पत्ते आते हैं तो वे लाल रंग के होते हैं, उन्हें हम कोपल कहते हैं, तो या नव पल्लव कहते हैं। तो जो वो नव पल्लव हैं, नए पत्ते हैं, कवि कह रहे हैं कि लाल और हरे रंग के पत्तों से जो पेड़ों की डालियां हैं वे भर गई हैं। इससे पहले जो शिशिर ऋतु थी तो बहुत सर्दी होती है शिशिर ऋतु में, उसे हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। उसमें पेड़ों से सारे पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद वसंत ऋतु में जब नए पत्ते आते हैं तो पहले वे हल्के लाल रंग के होते हैं और उसके बाद हरे होते हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि कहीं पर तो पेड़ों पर हरे पत्ते दिखाई देते हैं, कहीं पर लाल पत्ते दिखाई देते हैं, और कहीं पर उर में, उर माने हृदय, यहाँ भी दो अर्थ हैं। कहीं पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी के हृदय पर, उर में मतलब हृदय में, मंद गंध पुष्पमाल पड़ी हुई है। मंद गंध कहते हैं सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। दूसरा अर्थ इसका है कि पेड़ पर जो लताएं हैं, तो वो लताएं जिस प्रकार से पेड़ पर लिपटी हैं तो ऐसा लगता है मानो पेड़ों के गले में मंद सुगंधित फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि पाट पाट स्थान स्थान पर, अर्थात प्रत्येक स्थान पर, शोभा श्री इतनी सुंदरता, किसकी, वसंत ऋतु की जो इतनी सुंदरता फैली हुई है वह पृथ्वी के प्रत्येक कोने में छाई हुई है। और ऐसा लगता है कि पट नहीं रही है का अर्थ भी है समा नहीं रही है। तो कोने कोने में वसंत ऋतु की शोभा समा नहीं पा रही है। तो इस प्रकार कवि ने सजीव चित्रण किया है वसंत ऋतु के आने का। तो वसंत ऋतु की सुंदरता का जो चित्रण है, इसमें हम यदि काव्य सौंदर्य देखें तो इसकी भाषा माधुर्य गुण से समृद्ध खड़ी बोली है। माधुर्य मतलब मधुरता, और इसमें अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और मनोहारी बना दिया है। अर्थात जितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है उतनी ही सुंदर इस कविता की रचना भी उन्होंने की है। तो इस प्रकार मैंने इस कविता का भाव स्पष्ट कर दिया है। आपको इसके विषय में कुछ कहना या पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।